जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग 2023 की सामाजिक विज्ञान के एक बोर्ड पेपर को देखने वाले हैं जिसका कोड है 825 EX। और ये लगभग बहुत सारे जिलों में यूपी के बहुत सारे जिलों में यह कोड वाला जो पेपर होता है वो पूछा जाता है। तो अगर आप इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपका 40 नंबर पक्का है। तो अगर आप इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपका 40 नंबर बिल्कुल पक्का है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो समय रहेगा आपके पास वो 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा और जो पूर्णांक रहेगा आपका वो 70 का रहेगा। और यहाँ पर जो कुछ नोट दिया गया है तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब जो आपका 15 मिनट है वो पढ़ने के लिए निर्धारित है। और यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो पार्ट ए का खंड अ का है वो बहुविकल्पी प्रश्न होगा। ठीक दोस्तों, जो हमारा खंड अ का होगा वो बहुविकल्पी प्रश्न होगा। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर पहला है यहाँ पर निर्देश दिया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं और सही विकल्प चुनकर उसे OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। मतलब जो आपको OMR मिलेगा आपको उस पर यहाँ पर गोला करना है जो सही होगा। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। मतलब यंग इटली की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए विक्टर इमैनुअल द्वितीय, ऑप्शन बी जिउसेppe मैसिनी, ऑप्शन सी काउंट काउर और ऑप्शन डी जिउसेppe गैरिबाल्डी। तो यंग इटली का गुप्त संगठन किसने बनाया था, ये जिउसेppe मैसिनी ने बनाया था। और ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब इसी क्वेश्चन को यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है निम्नलिखित में से किसी 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। ऑप्शन ए दिया है कैसर विलियम प्रथम को, ऑप्शन बी दिया है विलियम द्वितीय को, ऑप्शन सी दिया है फेडरिक विल्हेम प्रथम को और ऑप्शन डी दिया है ऑटो वन बिस्मार्क को। तो 1871 में जो जर्मनी का प्रथम सम्राट बना था वो बना था कैसर विलियम प्रथम। यहाँ पर कैसर विलियम प्रथम है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था। मतलब जो 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था। ऑप्शन ए दिया है सीमित राजतंत्र, ऑप्शन बी दिया है असीमित राजतंत्र, ऑप्शन सी दिया है कुलीन तंत्र और ऑप्शन डी दिया है लोकतंत्र। यहाँ पर 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था। तो फ्रांस में 1789 में असीमित राजतंत्र का शासन था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है ब्रिटेन में कान कानून समाप्त करने का क्या कारण था। मतलब ब्रिटेन में जो कान कानून था इसको समाप्त करने का क्या कारण था। ऑप्शन ए दिया है जनसंख्या में वृद्धि, ऑप्शन बी दिया है कृषि उत्पादों में अधिकता, ऑप्शन सी दिया है कान आयात पर नियंत्रण और ऑप्शन डी दिया है उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। यहाँ पर कान कानून समाप्त करने का क्या कारण था, वो था उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 1944 में ब्रिटेन उष्ण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। मतलब जो 1944 में ब्रिटेन उष्ण सम्मेलन हुआ था वह किस देश में हुआ था। ऑप्शन ए दिया है ब्रिटेन, ऑप्शन बी दिया है अमेरिका, ऑप्शन सी दिया है फ्रांस और ऑप्शन डी दिया है भारत। यहाँ पर जो 1944 में जो ब्रिटेन उष्ण सम्मेलन हुआ था वो हुआ था अमेरिका में और ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है वो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है। इनमें से कौन सा विषय संघ सूची में है। ऑप्शन ए दिया है प्रतिरक्षा, ऑप्शन बी दिया है कृषि, ऑप्शन सी दिया है शिक्षा और ऑप्शन डी दिया है व्यापार। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो व्यापार है ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। यही निम्नलिखित में से संघ सूची का विषय है तो यह है व्यापार। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है वो दे रहा है श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। मतलब श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। ऑप्शन ए दिया है तमिल, ऑप्शन बी दिया है ईसाई, ऑप्शन सी दिया है सिंगली और ऑप्शन डी दिया है मुस्लिम। तो श्रीलंका में कौन सा जो बहुसंख्यक वर्ग है, यहाँ पर अगर सिंगली को देखा जाए तो ये सबसे अधिक हैं। श्रीलंका में सबसे अधिक सिंगली बोलने वाले लोग रहते हैं तो इनकी ही बहुसंख्यक वर्ग होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो है निम्नलिखित देश में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है। मतलब इनमें से कहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, बोला है नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है बेल्जियम, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इनमें से कहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, तो ये है
जो ये नहीं है तो वो है श्रीलंका में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। और ये भारत में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है, बेल्जियम में भी है, लेकिन श्रीलंका में नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वह महात्मा गांधी का विचार था, मतलब महात्मा गांधी का विचार क्या था। ऑप्शन ए है धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी है धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन सी है धर्म और राजनीति अलग अलग हैं। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी का विचार क्या था, तो इनमें से जो है ऑप्शन ए दिया है धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। गांधी जी का विचार यही था कि धर्म और राजनीति को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है वो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है, मतलब इनमें से लोकतंत्र से संबंधित कौन सा शासन है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है पारदर्शी शासन, ऑप्शन बी दिया है वैध शासन, ऑप्शन सी दिया है उत्तरदायी शासन और ऑप्शन डी दिया है इनमें से सभी। यहाँ पर जो वैध शासन है ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो यह लोकतंत्र से संबंधित है वैध शासन। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया है निम्नलिखित में से किस राज्य में श्रेणीदार खेती की जाती है। श्रेणीदार खेती को हम लोग सोपानी खेती भी कहते हैं, तो ये कहाँ की जाती है। ऑप्शन ए दिया है हरियाणा में, ऑप्शन बी दिया है पंजाब में, ऑप्शन सी दिया है उत्तराखंड में और ऑप्शन डी दिया है उत्तर प्रदेश के मैदान में। यहाँ पर श्रेणीदार खेती कहाँ की जाती है, तो श्रेणीदार खेती कहाँ की जाएगी जहाँ पर पर्वत होंगे ज़्यादातर, तो यहाँ पर उत्तराखंड जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्वत है, तो यहाँ पर श्रेणीदार खेती की जाती है और जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया है निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, मतलब इनमें से रबी की फसल कौन सी है। ऑप्शन ए दिया है चना, ऑप्शन ए दिया है चावल, ऑप्शन बी दिया है मोटे अनाज, ऑप्शन सी दिया है चना और ऑप्शन डी दिया है कपास। यहाँ पर जो रबी की फसल है वो है हमारा चना और ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया है वो दिया है मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, मतलब जो मोनाजाइट रेत होती है उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है खनिज तेल, ऑप्शन बी दिया है यूरेनियम, ऑप्शन सी दिया है थोरियम और ऑप्शन डी दिया है कोयला। मोनाजाइट रेत में जो खनिज पाया जाता है वो है यहाँ पर थोरियम और ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, मतलब चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में कौन सा जो उद्योग है वह प्रयुक्त करता है। ऑप्शन ए दिया है प्लास्टिक, ऑप्शन बी दिया है मोटर गाड़ी, ऑप्शन सी दिया है सीमेंट और ऑप्शन डी दिया है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी दिया है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर जो उद्योग है वो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है वो है सीमेंट और ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दिया है और यह निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज में किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, मतलब मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, भारत से बेहतर पूछा है। जहाँ पर ऑप्शन ए दिया है पाकिस्तान, ऑप्शन बी दिया है बांग्लादेश, ऑप्शन सी दिया है श्रीलंका और ऑप्शन डी दिया है नेपाल। यहाँ पर अगर हम देखें श्रीलंका की, तो यहाँ पर जो श्रीलंका है उसका भारत से मानव विकास लिहाज बहुत ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है वो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है, इनमें से मतलब धात्विक खनिज कौन सा है, धात्विक पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया है अभ्रक, ऑप्शन बी दिया है कोयला, ऑप्शन सी दिया है लौह अयस्क और ऑप्शन डी दिया है चूना पत्थर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है जो लौह अयस्क है ये हमारा धात्विक खनिज है और ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन होता है, तो वह में डॉट डॉट यहाँ पर में सम्मिलित है, वह किस क्षेत्र में सम्मिलित है। ऑप्शन ए दिया है प्रारंभिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी दिया है द्वितीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी दिया है तृतीय क्षेत्र में और ऑप्शन डी दिया है सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। यहाँ पर जो अधिकांशतः जब प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन होगा तो वह होगा प्रारंभिक क्षेत्र में और जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 दिया है एंथ्रासाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है। जो एंथ्रासाइट होता है इसका संबंध किस खनिज से होता है। ऑप्शन ए दिया है लौह अयस्क, ऑप्शन बी दिया है बॉक्साइट, ऑप्शन सी दिया है कोयला और ऑप्शन डी दिया है सोना। तो एंथ्रासाइट का संबंध किससे है, एंथ्रासाइट का संबंध है वो है कोयला से और ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 दिया है वो दिया है निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी, मतलब बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी लगभग 1980 के आसपास में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 दिया है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों
का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर आधारित किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है रोजगार की शर्तें, ऑप्शन बी दिया है आर्थिक गति की प्रकृति, ऑप्शन सी दिया है उद्यमों के स्वामित्व और ऑप्शन डी दिया है उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। यहाँ पर जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का वर्गीकरण है वह उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब इसके बाद से है हमारा जो है वो है खंड ब। अब खंड ब में जो होगा वह वर्णनात्मक प्रश्न होगा। तो आपको इसका उत्तर यहीं पे लिखना है। तो यहाँ पर दे रहा है निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में दीजिए। मतलब जो इनका आपको उत्तर लिखना है वो आपको 80 कम से कम 80 शब्द में लिखना है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फर्स्ट दिया है वो दिया है 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई, और इसके दो कारण लिखने हैं। तो आपको अगर यहाँ तक लिखते हैं गिरावट क्यों आई तो आपका इसका 2 नंबर मिलेगा, और जो यहाँ पर दो कारण लिखते हैं तो आपको उसका 1-1 नंबर मिलेगा। या आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके 8वां लिया है तो वो दिया है 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए किन्हीं दो प्रवाहों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो या आप इसका लिखिए या आप इसका लिखिए, आपको ये इस पे भी 4 नंबर ही मिलेगा। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है वो दिया है भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी, ये आपको लिखना है और इसका आपको 4 नंबर मिलेगा। और यहाँ पर जो इसके 8वां में दिया है वो दिया है भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, आपको इसका भी 2 नंबर मिलेगा। और इनका आंसर आपको कम से कम 80 शब्द में लिखना है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो दिया है एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं दो प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। मतलब भारत में पाई जाने वाली किन्हीं दो प्रकार की मिट्टियों का वर्णन करना है और किसी मिट्टी के महत्व के बारे में बताना है। यहाँ पर आपको इसके 2 नंबर मिल जाएंगे। या आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिखिए कि अदरक की उपयोगिता बताइए एवं भारत में इसे किन्हीं दो उत्पादक राज्यों के भी उल्लेख कीजिए। यहाँ पर आपको लिखना है और इसके भी आपके 2 नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है वो दिया है, जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है वो है राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए और देशों की स्थिति की तुलना के लिए इनमें से कौन सी विधि बेहतर है। तो इसके भी आपके 4 नंबर मिलेंगे। और या आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो 8वां में दिया है विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं और विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 2 सुझाव लिखिए। यहाँ पर आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर भी आपको 4 नंबर मिलेगा। अब जो यहाँ पर है वो भी वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ पर सेकंड है। ये हमारा सब फर्स्ट था, यहाँ पर हमारा सेकंड है। और इन प्रश्नों को निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग आपको 150 शब्दों में मतलब 150 शब्दों में लिखना है। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है वो दिया है सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए। इसके आपके 6 नंबर मिलेंगे। और आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो 8वां दिया है असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, इस आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों की विवेचना कीजिए। आपके कब चलाया गया था आप ये लिखेंगे तो आपके 2 नंबर मिलेगा और 4 नंबर आपको विवेचना करने के लिए मिलेगा। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है तो यहाँ पर दिया है भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, इसके कारण क्या है, इसको समाप्त करने के 2 उपाय लिखिए। तो आपके इनके इसको समाप्त करने के 2 उपाय लिखना है और इसके आपके 6 नंबर मिलेंगे। आपको इसका भी आंसर 150 शब्दों में ही लिखना है। या आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो इसका भी इसके 8वां में दिया है भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है वो दिया है गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में इसके किन्हीं 3 उत्पादक राज्यों का नाम भी उल्लेख कीजिए। यहाँ पर आपके 6 नंबर मिलेंगे। और या अथवा आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। तो आपके इसके भी 6 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर जो अब हमारा क्वेश्चन में आइडिया है वो है प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों की विशेषता की विवेचना कीजिए। और इस पे जो आपको मिलेगा वो आपका 6 नंबर मिलेगा। और अथवा आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं असंगठित क्षेत्र में के श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो इसके भी आपके 6 नंबर मिलेंगे। तो आपके पेपर में बस इतना ही आपका क्वेश्चन आंसर आता है। और इसके बाद से आपका जो आएगा वो आएगा मानचित्र कार्य। यहाँ पर जो है हमारा वो है जो मैप वर्क दिया है, यहाँ पर मानचित्र संबंधी प्रश्न, तो इसको मैंने जो है सॉल्व करा दिया है। और इसका आपको
इसका जो आपका सोल्यूशन मिल जाएगा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो का लिंक। तो आप उस वीडियो को जा करके देख लीजिएगा कि मानचित्र कैसे भरते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। तो अगर आप उसी प्रकार से मानचित्र भरेंगे तो आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो ये था दोस्तों हमारा 2023 का एक वायरल बोर्ड पेपर, और इसका कोड है 825EX, और ये बहुत ही ज़्यादा जिलों में पूछा जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।